स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो टॉपिक है ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय शासन, ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत आएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेट परीक्षा के बारे में या फिर पुलिस भर्ती आने वाली है उसके बारे में, यूपी पुलिस भर्ती के साथ साथ अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस के अंतर्गत टीजीटी में और पीजीटी के अंतर्गत आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? तो ग्रामीण प्रशासन अथवा स्थानीय स्वशासन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय स्वशासन मतलब शासन की वह प्रणाली जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है आपकी ग्राम सभा। यह सबसे निचले स्तर पर और सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है उसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ वायसराय लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और भी एग्जाम में बनता है कि 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के साथ साथ किस एक अन्य राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? पहली बार 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया था एक साथ। एक राज्य जिसमें है राजस्थान, तो दूसरा राज्य यहाँ पर कौन सा है ये आपको बताना है। तो फटाफट इसका कमेंट करिए, आप बताइए इसका आंसर क्या है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आंसर बताऊँगा नीचे, यानी कि कमेंट करने के बाद आपको ये जो सेशन चलता रहेगा और उसी के दौरान मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। यहाँ पर एक बात याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिला था कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो एक प्रश्न और भी एग्जाम में आता है कई बार कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो इसका भी उत्तर आप नीचे लिखिए और इसका भी उत्तर मैं आपको आगे ही देने वाला हूं। तो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए, पंचायती राज दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष होता है ये 24 अप्रैल को। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। ठीक है, तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्राप्त हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो यही वजह है कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत इसकी हुई कब? 2010 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल रट के रखना होगा, एग्जाम के लिए कई बार ये पूछा गया है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 243 ड तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि संविधान का जो भाग 9 है उसी में आपको पंचायतों के बारे में प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 243 क से 243 ड तक। पंचायती राज को अनुच्छेद 40 के संविधान नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, पंचायती राज के गठन का उल्लेख 11वीं अनुसूची में मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज का जो गठन किया गया है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ध्यान दीजिएगा, भाग 9 में मिलता है और अनुसूची 11वीं है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर देखिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कई बार प्रश्न आता है कि पंचायती राज संस्थाओं को विधि बनाने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषयों का।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना के लिए बनाई गई थी और बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी थी? एक ग्राम पंचायत थी, दूसरी पंचायत समिति थी, तीसरी थी जिला परिषद। लेकिन वर्तमान में इनके नाम बदल गए हैं। वर्तमान में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें ग्राम स्तर पर आता है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती खंड स्तर पर आता है क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर आता है कौन सा? जिला पंचायत। तो वर्तमान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ये 3 प्रणालियां लागू की गई हैं, 3 लेवल यहाँ पर रखे गए हैं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। किसी पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 342 ग के तहत निर्धारित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित होता है? अनुच्छेद 342 ग के अंतर्गत। ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिसको आप प्रधान कहते हैं, तो प्रधान और सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और ग्राम सभा का मतलब जिसमें वोटर भी शामिल होता है, तो ग्राम सभा में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति शामिल होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ग्राम प्रधान व सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, आप खुद जाके वोट करते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव क्रमशः क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य आप देख रहे होंगे, बीडीसी कहते हैं इनको, बीडीसी का चुनाव होता है, तो बीडीसी लोग मिलकर चुनते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है तो उसके लिए जो वोटिंग होती है वो जिला पंचायत सदस्य करते हैं। ये अप्रत्यक्ष विधि आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियां शामिल हैं, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं इनको हम प्रत्यक्ष विधि से चुनते हैं और ये लोग फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव करते हैं। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और अगर पंचायत भंग हो रही है किसी भी कारण से तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जाने आवश्यक होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ 1959 में लागू हुई। ऊपर जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ये उसका आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1961 में एक साथ लागू की गई थी। और ग्राम सभा पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, ये तो आप जानते ही हैं। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, इसका जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति, अच्छा एक बात याद रखना बहुत ही ध्यान से, जो अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुमोदन किया था, समर्थन किया था। तो अच्छा एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आएगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव दिया था। यहाँ पर जो आपकी ग्राम सभा होती है उसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया था, सिर्फ जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया था। ये जो दिया गया था द्विस्तरीय जो विधि सुझाई गई थी ये अशोक मेहता समिति के द्वारा सुझाई गई थी और ये समिति गठित हुई थी कब? 1977 में, 1977 में। जीकेवी राव समिति बनी थी 1985 में, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एग्जाम में बस इतना ही आएगा कि जीकेवी राव समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में। या ये प्रश्न बनेगा कि जीकेवी राव समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बस। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। ये समिति इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में इससे संबंधित एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो अनुमोदन किया गया, अनुमोदन नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो एलएम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। इसका गठन हुआ था 1986 में, ये याद रखना आप। पंचायतों में आरक्षण जो मिलता है उसका जो प्रावधान है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। 73वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये 1992 में हुआ था। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 घ में मिलेगा। इस अधिनियम में सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव अनुसूचित जातियां, एससी और एसटी, अनुसूचित जनजातियां और महिलाओं 33% के लिए
सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की व्यवस्था की गई है। एससी और एसटी को पंचायतों में आरक्षण जो मिलेगा वो उनकी जनसंख्या के अनुपात पर मिलेगा, ये प्रावधान है। एलएम सिंघवी समिति के बारे में फिर से मैं आपको बताता हूँ। एलएम सिंघवी समिति जिसका गठन हुआ था 1986 में, सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कृषि संबंधी कार्य हैं, स्वास्थ्य संबंधी कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य होते हैं, यातायात संबंधी कार्य होते हैं, यानी कि जो आपका गांव है उसको मुख्य धारा से जोड़ना, सड़कों का निर्माण कराना वगैरह, ये सब ग्राम पंचायत के कार्यविधि में आते हैं। और मेला, बाजार, हाट और जनसेवा के कार्यों को भी ग्राम पंचायत ही नियंत्रित करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य प्रारंभ में अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत त्रिसूत्री व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं था। विचार ये था कि जिला स्तर की संस्थाओं को ही अधिक मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। परिणाम स्वरूप वर्तमान जिला बोर्ड तथा जिला नियोजन समितियों के स्थान पर अंतरिम व्यवस्था करने के बाद राज्य सरकार जिला काउंसिलों की अंतिम संरचना पर बड़ी निष्ठा से विचार करती रही और अंत में अध्ययन दल द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था त्रिसूत्री कार्यक्रम, बस उसी को ही स्वीकार कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और परिणाम स्वरूप 1961 में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1994 में, 1994 में, याद रखना है इसको भी। अब आपके लिए यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति का मुख्य वाहक कौन है? समाज, व्यक्ति, परिवहन या फिर भाषा और प्रतीक? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समाज। भारतीय धर्मग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? जो भारतीय धर्मग्रंथ हैं उसमें कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? 2, 3, 5 या 7? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुल मिला के 2 प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है भारतीय धर्म ग्रंथों में। फिर अगला क्वेश्चन है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, ध्यान से देखिएगा, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है, इसे क्या कहेंगे आप? नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीकरण वृद्धि या फिर जनसंख्या स्थायित्व? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे कहेंगे आप नगरीकरण वृद्धि। ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण जीवन की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? गतिशीलता, ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी। हालांकि ये सभी शामिल हो जाते हैं लेकिन ये इसका उत्तर नहीं बनेगा। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, परिवारवाद। ठीक है। फिर देखिए, इंडियन विलेज नामक एक किताब आई थी, उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि जो इंडियन विलेज किताब है इसको लिखा है एससी दुबे ने, एससी दुबे। क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है? क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है? कृषि उत्पादन का संचालन ये तो है, सिंचाई की व्यवस्था भी है, इसके बाद 2 विकल्प हैं, भूमि क्षरण पर रोक ये भी है, लेकिन वाद विवाद में जुर्माना निर्धारण ये नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए किसके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं? ग्रामीण विकास के लिए किसके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं? केंद्र राज्य दोनों द्वारा। तो ग्रामीण विकास जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों योजनाएं लेकर आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो देखो, भाग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी, भाग 9। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये भी बन सकता है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है? तो अगर बात अनुसूची की होगी तो अनुसूची 11 है, ये याद रखना आप। इसके बाद देखिए, बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था, ये था आपके इम्प्रूवमेंट के लिए एक बूस्टर डोज। उम्मीद करता हूँ कि ये बूस्टर डोज आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए ताकि अगला वीडियो शीघ्र ही अपलोड किया जा सके। नियमित तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।